बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। किस्सा कहानी प्लस के मोहतरम नाजरीन, आइए सुनते हैं आज की कहानी। ईद का दिन था, दोपहर का वक़्त था। शदीद गर्मी पड़ रही थी, मगर इस सब से बेनियाज लोग ईद मना रहे थे। राशिदा ने भी बच्चों को तैयार करके बाहर भेज दिया था। वो ख़ुद भी तैयार हो चुकी थी। मेहंदी तो इसने रात को ही लगा ली थी, जिसकी खुशबू इसके हाथों में बसी हुई थी। इसने अपने आप को खूब सजाया संवारा और खूब खुशबुएं लगाईं, और शीर खुरमा जो इसने रात को जाग कर तैयार किया था वो अपने रिश्तेदारों में बांटने निकली। इसके घर से काफ़ी दूर इसके भाई का घर था। इसने इनके लिए शीर खुरमा एक बर्तन में निकाला और देने चली गई। इसके बच्चे छोटे थे, इसलिए ये काम वो खुद ही सर अंजाम दे रही थी। इस बहाने वो सबसे ईद भी मिलती जा रही थी। कुछ ईदी इसे मिली तो कुछ वो बच्चों में बांट रही थी। आम दिनों में इसका कहाँ निकलना होता था। शीर खुरमा तकसीम करके वो ईद की रवायत निभा रही थी। वो अपने भाई के घर जाने लगी तो गली में खेलते हुए अपने बच्चों को हदायत की कि मैं भाई के घर जा रही हूँ, अभी आती हूँ, तुम यहीं खेलना, दूर मत जाना। मैं अभी आई। जी अम्मी, बच्चे कहकर दोबारा खेल में मसरूफ़ हो गए। राशिदा हाथ में शीर खुरमे का बर्तन लिए तेज़ तेज़ कदमों से ग्राउंड पार करने लगी। एक तो शदीद गर्मी थी, दूसरी राशिदा को घर आने की भी जल्दी थी। ये ग्राउंड इसके घर से कुछ फासले पर था। अभी राशिदा ग्राउंड के दरमियान में थी कि इसे पीछे से किसी ने इसका नाम लेकर पुकारा, राशिदा, राशिदा। पहले तो इसने कोई तवज्जो ना दी, मगर दूसरी पुकार पर इसने बेख्तियार पीछे मुड़कर देखा, और पीछे देखते ही जैसे वो अपनी जगह जम कर रह गई। राशिदा औरंगी टाउन 7 नंबर में रहती थी। इसके 5 बच्चे थे। इसके घर से कुछ फासले पर जो ग्राउंड था वहाँ पीर बाज़ार लगा करता था। इससे आगे कतर हस्पताल था, फिर इसके भाई का घर था। आम दिनों में यहाँ बच्चे क्रिकेट खेलते या पतंग वगैरह उड़ाया करते थे। इस वक्त गर्मी की वजह से ग्राउंड वीरान पड़ा था। तो फिर राशिदा को किसने पुकारा था? दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। राशिदा ने चारों तरफ नज़रें दौड़ाईं। पुकारने वाले को ना पाकर वो आगे बढ़ी तो इसे लगा इसके कंधों पर किसी ने कई मन वजनी सामान लाद दिया हो। इसे अपना सर भी भारी भारी महसूस होने लगा। वो अपने भाई के घर पहुंची, पर अब इसमें वो पहले वाली खुशी और सरशारी ना थी जिसे इसके भाई ने भी महसूस किया। तो पूछे बिना ना रह सके, क्या बात है राशिदा, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? कोई बात हो गई है क्या? घर में तो सब खैरियत है ना? उन्होंने परेशान होकर कई सवाल एक साथ कर डाले। अरे नहीं भाई, आप परेशान ना हो, घर में सब खैरियत है। मैं भी ठीक हूँ, बस रात भर जागने की वजह से तबीयत कुछ बोझल बोझल सी हो रही है। आराम करूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। राशिदा की बात पर इसके भाई मुतमन हो गए और हस्बे रवायत अपनी बहन को ईदी दी, जिसे इसने खामोशी से ले लिया। चलते वक्त वो अपने भतीजे भतीजी को ईदी देना ना भूली थी। घर आकर इसे पता नहीं क्या हुआ कि वो घर की दहलीज पर जाकर लेट गई। कुछ देर बाद इसका बड़ा बेटा खेल से फारग होकर घर आया तो अपनी माँ को यूँ लेटे देखकर परेशान हो गया और पूछने लगा, अम्मी आप यहाँ दहलीज पर क्यों लेटी हैं? कमरे में जाकर लेट जाए ना। इसका इतना कहना गज़ब हो गया। वो एक झटके से उठी और अपने बेटे को मारना पीटना शुरू कर दिया। इसका बेटा इस अचानक आफत से घबरा उठा और अपने बचाव के लिए चीखने चिल्लाने लगा। इत्तेफाक से राशिदा का शौहर अपने दोस्तों से ईद मिलकर वापस आया तो इसने देखा राशिदा घर का सामान तोड़ फोड़ रही थी। इसका बेटा अपने आप को इसके चुंगल से छुड़ाकर खुद को कमरे में बंद कर चुका था। इसके शौहर को ये देखकर हैरत हुई कि ये अचानक राशिदा को क्या हो गया है। वो आगे बढ़ा और बोला, राशिदा होश में आओ, ये क्या तमाशा लगा रखा है? वो भी ईद के दिन। इसने कीमती शो पीस इसके हाथ से लेते हुए कहा, मगर राशिदा अपने हवासों में कहाँ थी। इसने गुस्सीली नज़रों से इसकी तरफ देखा। कुछ देर के लिए तो इसका शौहर भी लर्ज कर रह गया। फिर इसे ख्याल आया कि इतनी गर्मी में भाई के घर शीर खोरमा देने गई थी, लगता है गर्मी दिमाग पर चढ़ गई है। वो फ़ौरन गया और तौलिया गीला करके लाया और इसके सर पर रख दिया, जिससे वाकई वो कुछ बेहतर हो गई। इसके शौहर ने इसे ठंडा पानी पिलाया और इस दौरान में अपने बाप की आवाज़ सुनकर इसका बेटा भी कमरे से बाहर आ गया। वो हैरत से अपनी माँ को देखने लगा। इसकी माँ ने कभी इसे मारना तो दूर की बात, इसे डराया तक न था। फिर आज इसकी माँ को क्या हो गया था जो इसने इसे इस बुरी तरह मारा पीटा।
अगर वो जान बचाकर कमरे में पनाह ना लेता तो न जाने इसका वो क्या हशर करती। वो ये सब खड़ा सोच रहा था। राशिदा अब काफ़ी बेहतर थी। फिर वो खुद ही कहने लगी, चलो हमीदा के घर चलते हैं। हमीदा इसकी ननद थी। इसके शौहर ने कोई इतराज़ ना किया और वो बच्चों समेत इसकी नंद के घर आ गए, जहाँ सब ने इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। राशिदा इनके लिए शीर खोरमा लाई थी, जिसे खाकर सब ने बहुत तारीफ़ की। दोपहर का खाना खाकर सब बातों में मशगूल हो गए। किसी ने भी इस तरफ तवज्जो ना दी कि राशिदा कब इनके दरमियान से उठकर चली गई। इसकी नंद की बेटी नादिया किसी काम से नीचे गई तो देखा कि राशिदा बीच दरवाजे में चित लेटी हुई है। इसने कहा, ममानी ऊपर चलकर लेट जाएं, मगर इसने कोई जवाब ना दिया और ऐसे ही पड़ी रही। नादिया वापस ऊपर आई और आकर अपनी अम्मी को बताया। जब सब ने नीचे आकर देखा तो वो बिल्कुल सीधी लेटी हुई थी। अब सबको समझ में आया कि वो इतनी देर से कहाँ गायब थी। वो तो समझ रहे थे कि शायद राशिदा वाशरूम गई हुई है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो यहाँ आकर क्यों लेटी है। इसके शौहर को ये देखकर बड़ी शर्मिंदगी हुई। इसने बड़ी मुश्किलों से राशिदा को उठाया और इसकी तबीयत की खराबी का कहकर इनसे इजाज़त चाही और घर आ गया। बात यही ख़त्म नहीं हो गई थी। घर आकर राशिदा बिल्कुल ठीक हो गई थी, मगर रात को इसने अचानक चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। बड़ी मुश्किलों से इसे काबू किया गया और इसे डॉक्टर के पास लेकर गए। इसके शौहर का ख्याल था भरी दोपहर गर्मी के शदीद मौसम में धूप में जाने से राशिदा के दिमाग में गर्मी समा गई है, इसलिए वो इसके सर पर बार बार गीला तौलिया रख रहा था। ठंडे पानी के टब में डालने से कुछ देर के लिए राशिदा की हालत संभल जाती, मगर अगले ही कुछ लम्हों में या कुछ घंटों बाद वो फिर पागलों वाली हरकतें करने लगती। घर का सामान तोड़ने फोड़ने लगती। जो सामने आता इसकी शामत आ जाती और इसको वो मारने पीटने लगती। गर्ज ये कि जो कोई भी इसे देखता यही लगता कि राशिदा का दिमाग चल गया है। इसके दिमागी तवाज़न के बिगड़ने की वजह से इसका शौहर बहुत परेशान था। जब वो चीख चला रही होती थी, एक ही बात की गर्दान करती थी, वो देखो, अभी तो वो सफ़ेद कपड़ों में कितना छोटा सा था, अब वो कितना लंबा हो गया है, वो मुझे मार डालेगा, इसकी आंखें देखो कितनी खौफनाक हैं, मुझे कहीं छुपा लो, मुझे बचा लो, वो मेरी जान ले लेगा। कभी वो रोने लगती, कभी चिल्लाने लगती। इन तमाम बातों का मतलब इसके शौहर ने यही निकाला था कि राशिदा का दिमाग गर्मी से उल्ट गया है, जिसे दूर करने के लिए वो हर तरह के जतन कर चुका था। मगर जब फिर कोई अफाका ना हुआ, किसी ने मशवरा दिया कि हो सकता है आपकी बीवी झपेटे में आ गई हो, क्योंकि इनकी हालत को देखते हुए तो कुछ भी कहा जा सकता है। अगर आप मुनासिब समझें तो इन्हें किसी अमल को दिखाएं। इसका शौहर राशिदा के पागलपन की वजह से बहुत परेशान था। इसने अपने इलाके से काफ़ी दूर एक पहुंचे हुए बुज़ुर्ग से मिलने का फ़ैसला कर लिया। वो जब इनके पास पहुंचा और अपना मसला बयान किया तो उन्होंने राशिदा को साथ लाने का कहा। जिस दिन वो राशिदा को बाबा के पास लेकर पहुंचे वो जुमेरात का दिन था। जब इनकी बारी आई तो बाबा ने सबको बाहर भेज दिया और राशिदा को अपने सामने बिठाकर कुछ देर पढ़ाई की, जिससे इस पर सवार जिन ज़ाहिर हो गया। इसका शौहर ये देखकर हैरान रह गया। बाबा ने इन्हें सख्ती से ताकीद की थी कि दरमियान में नहीं बोलना, इसलिए वो खामोश तमाशाई बने बैठे रहे। बाबा ने पूछा, बता तू कहाँ से आया है और इस औरत को क्यों परेशान कर रखा है। जिन कहने लगा, ये औरत खुशबू में रची बसी सजी संवरी जा रही थी, मेरे रास्ते से गुजरी, मुझे अच्छी लगी, मेरा भी इधर से गुज़र हो रहा था, इसकी खुशबू ने मुझे मतवज्जा किया तो मैं इसके साथ हो लिया। ये कहकर जिन खामोश हो गया। तुम इसको छोड़ दो, अपनी दुनिया में वापस चले जाओ, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, सभी परेशान हैं। नहीं, हरगिज़ नहीं, ये मुझे अच्छी लगी है, मैं इसको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, ये अब मेरी है। तुम्हारा इसके साथ रहना ठीक नहीं, क्योंकि इसका शौहर है, बच्चे हैं। तुम क्यों इसकी ज़िंदगी में जहर घोर रहे हो, क्यों इसकी ज़िंदगी को ख़राब कर रहे हो। चले जाओ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आप दरमियान से हट जाएं। ये मेरा और इस औरत का मामला है। जिन ने हर धर्मी से कहा, देखो हम तुम्हें आखिरी बार समझा रहे हैं, इस औरत ने ना तो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाया है और ना ही ये तुम्हें जानती है। कोई वजह होनी चाहिए साथ रहने की। तुम शराफत से इसका पीछा छोड़ दो, वरना हमें कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। बाबा ने पुरजलाल लहजे में कहा, मगर अब की बार कोई जवाब ना आया, जिससे साफ ज़ाहिर था कि जिन अपने मौक़िफ़ पर डटा हुआ है। ये देखकर बाबा भी मुश्तल हो गए। उन्होंने अपना जलाली वजीफ़ा पढ़ना शुरू किया। कुछ ही देर बाद जिन मिन्नत समाजत पर उतर आया। इसकी सारी ढटाई बाबा के आगे ढेर हो चुकी थी
اور وہ بری طرح ہانپ رہا تھا۔ اس کے بعد بابا اور اس جن کے درمیان کیا معاملات طے پائے یہ الگ کہانی ہے۔ بس اتنا جان لیجئے کہ وہ جن شکست خوردہ ہو کر چلا گیا۔ بابا نے صرف اتنا بتایا، اگر ہم چاہتے تو اسے اپنے علم سے جلا کر بھسم کر دیتے، مگر قصور صرف اس کا نہیں، اس خاتون کا بھی ہے جنہوں نے اس مصیبت کا انتظام خود کیا ہے۔ اس لیے عورت کو ڈھیر ساری خوشبوؤں لگا کر باہر جانے سے منع کیا گیا ہے۔ خیر، یہ دم کیا ہوا پانی اور یہ تویز گلے میں ڈالنے کے لیے اسے اپنے گلے میں ہمہ وقت ڈالے رکھیں تو ہر قسم کی بلاؤں سے محفوظ رہیں گے۔ اس دن کے بعد سے راشدہ بالکل ٹھیک ہے۔ آج تو وہ نانی دادی بن چکی ہے، مگر تویز اب بھی اس کے گلے میں موجود ہے۔ آج بھی اس گراؤنڈ جہاں اب گورنمنٹ گرلز کالج تعمیر ہو گیا ہے، گزرتے ہوئے راشدہ کو خوف محسوس ہوتا ہے۔